नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज से भारत के आधिकारिक यात्रा पर है। राष्ट्रपति के साथ कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। बोधगया पहुंचने पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने हवाई अड्डे पर म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस यात्रा से दोनों देशों के मजबूत आध्यात्मिक ऐतिहासिक संबंध और मजबूत होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह महाबोधि मंदिर पहुंचे और वहां प्रार्थना की। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। एक जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ म्यांमार के राष्ट्रपति की बैठक होगी। इस दौरान दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन एकाना स्टेडियम के पास में स्थित नौसेना शौर्य वाटिका में हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित गोवा राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। यह अवसर गोवा की स्वतंत्रता से लेकर मानव विकास और जीवन स्तर की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल होने की यात्रा का प्रतीक है। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। आज गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध है। पीएम मोदी ने गोवा स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गोवा की जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मिलनसार लोग पूरे विश्व में विख्यात हैं। यह दिवस उन सभी लोगों को कृतज्ञता पूर्वक याद करने का भी है जिन्होंने गोवा की प्रगति और उसकी पहचान बनाने के लिए अथक प्रयास किया। पीएम ने हर गोवा वासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए गोवा निरंतर समृद्ध होता रहे और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गोवा संस्कृति और विरासत का भव्य संगम है, जो दुनिया को भारतीय आतिथ्य सत्कार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। DLI यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बेहतर परिणाम नजर आने लगे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरों के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया कि नेत्रा सेमी ने उन्नत 12 NM नोड पर भारत का पहला एज AI सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 डिजाइन किया है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत यह माइक्रोचिप निगरानी, ऑटोमेटिव, रोबोटिक्स, ड्रोन के लिए स्मार्ट विजन उपकरणों को और भी ज्यादा एडवांस बनाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस में राष्ट्रपति के सलाहकार और रूस के समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की। उन्होंने नवंबर 2025 में पत्रुशेव की नई दिल्ली यात्रा के दौरान जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, उनकी स्थिति की समीक्षा की। NSA अजीत डोभाल ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। इसके अलावा समुद्री संपर्क, जहाज निर्माण में सहयोग, रक्षा और ध्रुवीय जल क्षेत्र में नाविकों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत हुई। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ब्लॉक के लॉन में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के तौर पर उनके कार्यकाल के समापन का प्रतीक था। जनरल अनिल चौहान के इस कार्यकाल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने 24 सितंबर 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत उनकी सेवा 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दी गई थी।
1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान का सैन्य करियर 4 दशकों से भी ज्यादा लंबा और शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने कई अहम कमांड और स्टाफ पदों पर काम किया है। अपनी बेहतरीन सेवा के लिए उन्होंने परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ने पूरी कैबिनेट को भंग कर दिया है। इस तरह राज्य में नई सरकार बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता के रूप में सीएम पद के लिए नाम सामने आएगा। बैठक की अध्यक्षता खुद सिद्धारमैया करेंगे। विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया मुख्यमंत्री चुना जाना पूरी तरह तय माना जा रहा है। कल सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों की पार्टी हाईकमान से काफी लंबी बातचीत हुई। उम्मीद है कि आज की बैठक में डीके शिवकुमार को सर्वसम्मति से नया नेता चुन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के अंतिम दिन आज भाजपा अध्यक्ष ने देहरादून स्थित प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की। नितिन नवीन ने देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में दुर्गामल मंडल की बूथ कमेटी 138 की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। नितिन नवीन ने इससे पहले देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में राज्य भाजपा कोर कमेटी की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य रूप से आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत रणनीति की तैयारी की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए जीत का मंत्र दिया और बूथ प्रबंधन और संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया। ओडिशा में आज से एसआईआर यानी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत सभी बूथ लेवल ऑफिसर 28 जून तक घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे। सभी बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और शाम 3 से 5 बजे तक बूथ पर मौजूद रहेंगे। एसआईआर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुरी के नीलाद्री बीच में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अनोखी कृति बनाई। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग बीच पर पहुंचे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपाल ने रेत पर अनोखी कलाकृति की सराहना की और बताया कि फॉर्म जमा होने के बाद 5 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और सख्त कदम उठाते हुए बर्धमान मेडिकल कॉलेज के पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर विरूपाक्ष बिस्वास की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच, एसीबी जांच और दर्ज एफआईआर में लगे आरोप सही पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। आरजीकर घटना के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में धमकी देने की परंपरा को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ था और विरूपाक्ष बिस्वास को इस धमकी परंपरा के पीछे के मुख्य सूत्रधारों में से एक माना जाता था। डॉक्टर बिस्वास 5 सितंबर 2024 से ही निलंबित थे। डॉक्टर बिस्वास की इंडेमिनिस्ट्री बॉन्ड के तहत सीनियर रेजिडेंसी समाप्त करने के साथ साथ 20 लाख रुपए वापस जमा कराने के आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को रिपोर्ट भेजी गई है और भविष्य में सरकारी नौकरी पर रोक लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के मोहम्मद बाजार में बालू कारोबारी लगन शेख के घर सीबीआई की रेड पड़ी। इस दौरान घर से लाखों रुपयों की नकदी बरामद हुई है। तृणमूल शासन के दौरान बालू चोरी एक उद्योग का रूप ले चुकी थी। बालू चोरी मामले में सीबीआई जांच के दौरान तृणमूल के कई प्रभावशाली नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। मोहम्मद बाजार थाना सूत्रों के अनुसार लगन शेख के घर और कार्यालय में 49,75,000 रुपए नकद और लगभग 502 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने शमीम शेख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी को एक बार फिर आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया। राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रही है, जबकि विभाग की ओर से उन्हें नया बंगला आवंटित कर दिया गया है। पहले भी उन्हें इसके लिए नोटिस दिया जा चुका है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का कहना है कि सरकार ने नियम बनाए हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से हथियारों और आईईडी तस्करी के मामले में 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 4 राज्यों में तलाशी ली गई।
एनआईए ने उत्तर प्रदेश में 4, राजस्थान और बिहार में 2-2 जगह और महाराष्ट्र में 3 जगहों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि इस मामले में रची गई पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन आज लगातार 8वें दिन भी जारी है। इलाके के गंभीर, मुगलान और डोरीमल के बेहद घने जंगली क्षेत्रों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाल रखा है। सुरक्षा एजेंसियों को घने पहाड़ी और जंगली इलाकों में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। पिछले 1 हफ्ते से चल रहे इस सघन तलाशी अभियान में अत्याधुनिक उपकरणों और ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है ताकि आतंकवादियों के छिपने के हर संभावित ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा सके। एनआईए ने आंध्र प्रदेश में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को विस्फोटक और रसद सहायता की आपूर्ति से संबंधित एक मामले में 3 कथित नक्सलियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। 2 आरोपी प्रतिबंधित संगठन के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया अब 1 जून से शुरू होगी। इच्छुक छात्र पोर्टल पर 1 जून से आवेदन कर सकते हैं। पहले यह प्रक्रिया 29 मई से शुरू होने वाली थी। सीबीएसई ने प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए इसे स्थगित कर 1 जून से शुरू करने का निर्णय लिया है। छात्र किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए सीबीएसई टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन या ईमेल का सहारा ले सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 की रिपोर्ट के मुताबिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर करीब 91% हो गया है, जबकि गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच यानी एएनसी कवरेज करीब 96% तक पहुंच गई है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट लिया है। राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कल अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज और कल उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश और भीषण तूफान के कारण पेड़ और दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। बस 2,000 अगर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। नीति आयोग ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि साल 2035 तक भारत सिर्फ हिस्सा लेने वाला नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा। इसके लिए देश में 120 से 150 अरब डॉलर का एक मजबूत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इस निवेश का कम से कम 1/3 हिस्सा सरकार को अपनी जेब से लगाना चाहिए। इससे प्रोजेक्ट्स का जोखिम कम होगा और बड़ी प्राइवेट कंपनियों को लंबी अवधि के लिए भारत में निवेश करने का भरोसा मिलेगा। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने खाड़ी और पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित क्षेत्र से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की जानकारी दी। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने यह बताया है कि कच्चे तेल का टैंकर निसोस कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है और 3 जून को विशाखापत्तनम पहुंचेगा। भारत और वियतनाम ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत दोनों देश क्यूआर कोड आधारित क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्रणाली को जोड़कर लेन देन को तेज और आसान बनाएंगे। एमओयू वित्तीय नवाचार, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और नियामकीय सहयोग का व्यापक ढांचा तैयार करेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रियल टाइम ट्रांजैक्शन संभव होंगे। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन ने वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही यानी कि चौथी तिमाही के लिए 2,537 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 3,67,000 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। देश की पहली हाईटेक एविएशन मौसम निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य विमानन मौसम निगरानी सुधारना और कोहरे से होने वाली बाधाओं को कम करना है। स्काईकास्ट पायलटों और ऑपरेटरों की वास्तविक समय में जानकारी देगा, जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग सुरक्षित होगी और फ्लाइट देरी और रद्द होने की संभावना कम होगी। एलआईसी से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक सबका कारोबार तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अप्रैल महीने में जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम कलेक्शन करीब 39% बढ़ गया। बीमा रेगुलेटर IRDAI के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में कंपनियों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नया प्रीमियम जुटाया। सरकार भी इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 मिशन पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक तक बीमा सुरक्षा पहुंचे। इसी वजह से बीमा कंपनियां अब गांव और छोटे शहरों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मसौदे पर अपने अंतिम निर्णय को स्थगित कर दिया, जबकि ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि संदेशों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन समझौता अंतिम रूप में नहीं आया। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसके और ओमान के क्षेत्रीय जल में आता है और दोनों देश सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। फर्स्ट न्यूज एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप की शर्तें जैसे स्ट्रेट को टोल फ्री रखना और परमाणु सामग्री नष्ट करना समझौते में नहीं है। ईरान ने कहा सबसे अहम मुद्दा ईरान की 12 अरब डॉलर की जमा हुई संपत्ति और लेबनान में पूर्ण संघर्ष विराम है। इन समस्याओं का समाधान होने के बाद ही प्रतिबंध हटाने और परमाणु मुद्दों पर आगे की बातचीत होगी। ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको से कहा कि उत्तर अमेरिका में बनी कारों में 82% क्षेत्रीय सामग्री हो और 50% हिस्सा अमेरिका में उत्पादित होना अनिवार्य है। कनाडा को वार्ता से बाहर रखा गया है। अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो मौजूदा USMCA से बड़ा बदलाव होगा, जहां अब तक 75% क्षेत्रीय सामग्री की जरूरत थी। इसका मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। अमेरिका के उत्तरी वर्जीनिया में एक टूर बस के बेकाबू होने से कई गाड़ियों से टकराने पर 5 लोगों की मौत और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य मारे गए। पुलिस के मुताबिक बस न्यूयॉर्क से जा रही थी और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अमेरिकी जनरल फ्रांसिस डोनोवन ने गुआंतानामो बे बेस पर क्यूबा के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से दुर्लभ बैठक की। इसमें परिचालन सुरक्षा और सैन्य तैयारियों पर चर्चा की गई। यह दशकों में पहली बार जब कोई अमेरिकी शीर्ष जनरल क्यूबा के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर मिला। मुलाकात द्वीप पर संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की चिंताओं के बीच अहम मानी जा रही है। इजराइल की बार इलान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने SIR-T6 प्रोटीन की मदद से बुजुर्ग चूहों के लिवर की कोशिकाओं को फिर से युवा बनाने में सफलता पाई। इस प्रोटीन ने DNA की कार्यप्रणाली सुधार कर मेटाबॉलिज्म बेहतर किया और सूजन कम की। इजरायली कंपनी सर्टी लैब अब इस तकनीक पर इंसानों के लिए एंटी एजिंग थेरेपी विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य उम्र के प्रभाव को कम करना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर के शांग्री-ला संवाद सम्मेलन में न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री क्रिस पैनक से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने भाषण के बाद तस्वीरें खिंचवाई। हेग्सेथ ने अपने भाषण में एशियाई सहयोगियों से चीन की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने और क्षेत्र में उसके प्रभुत्व को रोकने के लिए सैन्य खर्च बढ़ाने का आग्रह किया। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को लेकर बयान दिया कि उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर शुरू करेंगे हमले।
न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क में डिलोनी हॉल इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर के बाहर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यह झड़पें सेंटर में कैदियों की परिस्थितियों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान बढ़ गई। संयुक्त लॉन्च अलायंस यानी कि यूएलए ने एटलस 5 रॉकेट ने अमेजॉन के लियो 7 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन में 29 इंटरनेट सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित किया गया। उड़ान के शुरुआती सभी चरण योजना के अनुसार सफलतापूर्वक पूरे हुए। सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में कई बैचों में तैनात किया गया और सभी 29 लियो सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया। ये सैटेलाइट्स अमेजन की 3000 से अधिक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की योजना का हिस्सा हैं। WHO ने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के पहले रोगी के ठीक होने की घोषणा की है। तकनीकी अधिकारी अनाइस लेगैंड ने यह कहा है कि वायरल हेमोरेजिक बुखार से और अधिक लोगों के ठीक होने की उम्मीद है। WHO के महानिदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। स्वास्थ्य अधिकारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और पड़ोसी देशों में बंडीबुग्यो स्ट्रेन के फैलाव को रोकने में जुटे हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट का दिन बेहद ही खास है। पुरुष युगल में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरियाई जोड़ी सियो सियोंग और किम वॉन का सामना करेगी। सिंगापुर ओपन के मिक्स डबल्स वर्ग में भी भारत की उम्मीदें कायम हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की साइका होबारा और यूइची शिमोगामी से भिड़ेंगी। फ्रेंच ओपन में 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में उतरे सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का अभियान तीसरे दौर में ही समाप्त हो गया। ब्राजील के युवा खिलाड़ी जोआओ फ्रांका फोनसेका ने जोकोविच को 5 सेट तक चले मुकाबले में 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। 19 वर्षीय फोनसेका ने जोकोविच को हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इस हार के साथ जोकोविच का रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना फिलहाल अधूरा रह गया। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 53 गेंदों पर 104 रन की पारी खेली। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ऋषभ पंत ने आईपीएल में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है। फ्रेंचाइजी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने बयान में कहा कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से अपनी कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था, जिसे फ्रेंचाइजी ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय डेफ क्रिकेट अकादमी आगामी विश्व कप की तैयारियों में जुट गया है। टीम प्रबंधन ने आगामी विश्व कप की तैयारियों के लिए 4 टीमों के गठन का फैसला किया है। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के मुख्य कोच सुशील गुप्ता ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 4 टीमों के गठन का फैसला किया गया है। ISSF विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह ने पदक जीतने में सफलता हासिल की। निशानेबाज सुरुचि ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए मौजूदा क्लासिकल विश्व चैंपियन डी गुकेश को करारी शिकस्त दी। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को आर्म गेडेन टाई ब्रेक में हराकर दूसरा स्थान बरकरार रखा। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।